जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के पीएमएस के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर्वेदी जुड़े हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। क्या तंग कर रहा है आपके हिसाब से मार्केट को इस समय और क्या व्यू रहेगा? गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, मार्केट को जो तंग कर रहा है वो तो हम जानते हैं कि जिस तरह से ग्लोबल एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, टैरिफ रिलेटेड रिस्क को मार्केट इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ जो एफआईआईज जो है जिनका फ्लो कंटिन्यूसली हमारे बाजार में एक नेगेटिव फ्लो देखने को नजर आया, और साथ ही साथ इंडिया मार्केट इस समय पर अगर से ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो एक अंडर परफॉर्मेंस भी क्रिएट कर रहा है। तो ये सब कंसर्न मार्केट के बने हुए हैं। पर इसकी वजह से हमें एक चीज नजर आती है कि काफी जो डोमेस्टिक रिलेटेड थीम्स है, अगर से वहां पर पे कोई भी अपॉर्चुनिटी बनती तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टर्स को अक्यूमुलेट करने के लिए। और साथ ही साथ हमारा मानना है कि बहुत सी ऐसी थीम है जो इस अनसर्टेनिटी की वजह से करेक्शन मोड में है, जैसे कि फार्मा। और फार्मा में भी खास तौर पे सीडीएमओ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमें काफी पसंद है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि एक बार एक सीडीएमओ प्लेयर के साथ किसी इनोवेटर का एक बिजनेस टाइप हो जाता है तो स्विचिंग कॉस्ट जो है वो बहुत बड़ी होती है, और इसके चलते कोई भी जनरली स्विच नहीं करता है। तो इसका मतलब जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग है या रेवेन्यू है वो बनी रहती है, और जिसके चलते हमें लगता है कि सीडीएमओ प्ले अगर से कोई भी डिप आती है तो चाहे वो लॉरस लैब हो, साई लाइफ हो, या वन सोर्स हो, या एंथम जैसी कंपनीज हैं, ये सभी कंपनीज हमें लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी एक अच्छे इन्वेस्टर्स को। साथ ही साथ मैंने जैसे पहले भी कई बार कहा, न्यू एज थीम्स, तो न्यू एज थीम्स को बहुत ही अलग नजरिए से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पे आपको जो आपके आरओई आरओसी मैट्रिक पे आप इनिशियली अगर से इनको देखें तो हमेशा ये कंपनीज आपको पसंद नहीं आएगी। तो इनके जो मैट्रिक्स है वो थोड़े डिफरेंट है, और यहाँ पर पे हमें लगता है कि अब आईपीओ आने के बाद ये स्टॉक्स काफी करेक्ट हो चुके हैं, और अब यहाँ पर पे टॉप लाइन ग्रोथ भी होना शुरू हो गई है, पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ये जा रहे हैं। तो पूरा जो न्यू एज थीम है वो भी हमें काफी इंटरेस्टिंग इस समय पर नजर आता है। ओके, अच्छा आशीष, जिस कॉन्सेप्ट पे हम कई बार बात कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ, बट एफआईएस की सेलिंग में इस बार टारगेट एचडीएफसी बैंक भी हुआ है। क्या एचडीएफसी बैंक ऊपर से इतना ट्रिम हो चुका है कि आपने थोड़ा बहुत एडिशन किया हो? आई मीन 1020 का इसका 1024 का ऑल टाइम हाई था, इट्स 960। थोड़ा अब यहाँ से मेरे ख्याल से 930 के आसपास इसका 200 डिमा प्लेस्ड है। अमूमन एचडीएफसी बैंक में 200 डिमा की बैंक रिवॉर्ड करती है। आपका व्यू क्या है? 960 से 900 का जोन थोड़ा सा एडिशन के लायक ठीक है क्या? बिल्कुल। तो ये जो सेलिंग हो रही है वीरेंद्र, ये दो कारणों से हो रही है। एक तो एफआईआई जो कि एक बड़ी होल्डिंग जनरली फाइनेंशियल्स पे रखते हैं, वहां पर पे वहां पे सेलिंग चल रही, तो उसका एक दबाव कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक्स और ओवरऑल फाइनेंशियल्स पे हमें देखने को नजर आ रहा है। दूसरी बात, क्योंकि अभी एक इंटरेस्ट रेट इमीडिएट बेसिस पर रेपो रेट कम हुआ है, तो जो करंट क्वार्टर में आपका जो निम आएगा उसको थोड़ा सा प्रेशर देखने को नजर आएगा, और जिसके चलते एक दबाव बना है। बट यही एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट भी करेगा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई जैसे स्टॉक के अंदर में पोजीशंस एक्यूमुलेट करने का, क्योंकि हमारा ये मानना है कि प्राइवेट बैंक्स जो कि पूरे एचडीएफसी आईसीआईसीआई जैसे बैंक दिग्गज की बात करूं तो 2.2 2.1 टाइम प्राइस टू बुक पे फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे हैं। लोन ग्रोथ 12% की जो सिस्टमिक लोन ग्रोथ है उससे बेटर इनकी लोन ग्रोथ आने वाली है, और हमारा ये मानना है कि जो इन इन कंपनीज की क्रेडिट क्वालिटी है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो इसके चलते मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, ये तीन स्टॉक हमको लगता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर में आपके पोर्टफोलियो में इनको जगह देनी चाहिए, और ये तीनों स्टॉक एट करंट लेवल्स मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में दे भी रहे। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बातचीत करने के लिए।